हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सिक्योरिटी उमूर की माहिर अंजा साकिब साहिबा। अंजा साहिबा, वेलकम करेंगे आपके प्रोग्राम। सूरत हाल आपके सामने इस वक्त है और पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से एक राइजिंग स्टार बन रहा है अमन कायम करने के लिए, और वो भी आसिम मुनीर साहब ने जो इसको लीड किया है और बिलाखिर मुआहदे के नज़दीक पहुंचाया है। सूरत हाल को आप किस तरह देखती हैं कि अमन कायम करने के लिए देर पा होगा ये मुआहदा, या ये शॉर्ट टर्म इसको हम समझ सकते हैं? आपकी क्या एक्सपर्ट राय है? देखिए, अभी जो फ्यूचर सिनारियोज़ हैं उसके अंदर पहले तो मैं बड़ी ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को, और ख़ासकर आई थिंक एक बड़ा किरदार निभाया है पाकिस्तान के लिए। एक तो पहली बात, एक यकजा बयानिया दुनिया को मिला है कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, अ, वो दोनों ही किस तरह से डेडिकेटेड हैं इस पूरे खित्ते में पीस कायम करने के लिए। सो अभी मुझे ये लगता है कि देखें, पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें थीं और सारी दुनिया यही सोच रही थी कि व्हाई डज़ इस्लामाबाद सडनली मैटर सो मच। एक सो कॉल्ड इकोनॉमिकली फ्रैजाइल कंट्री जो कि कई दिहाइयों से उस पे गलत छाप लगाई हुई थी आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स ने, और भारत ने खुसूसन एक गलत फ़ॉल्स नैरेटिव लगाया हुआ था ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बल्कि उसका एक ऐसा रोल कि देखें ग्लोबल साउथ के अंदर इवन जो मिडल पावर्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान है, वो किस तरह से इमर्ज करती है इस किस्म की इतनी सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट में, और वहाँ मीडिएशन कर सकती है जहाँ इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के यूएन और नेटो वगैरह फेल हुई हैं। सो एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, और ये हमें फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के विजिट से भी पता चला है कि देखिए, पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली मेंटेन किया अपने वर्किंग रिलेशनशिप्स ईरान के साथ, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा फैक्टर था कि एक तो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर एक हम बड़ा पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, और ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर हमारे पास एक बड़ा स्पिल ओवर आ सकता था इस चीज़ का, सिक्योरिटी सिचुएशन अनरेस्ट बन सकता था। फिर मैं ज़रूर अपनी सिविल और मिलिट्री क़यादत को खराज तहसीन पेश करूँगी कि देखें, व्हेन आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ द अटैक असैसिनेशन ऑफ आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, पाकिस्तान के अंदर द सेकंड बिगेस्ट शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है। इट वाज़ लाइक किलिंग द पोप ऑफ द मुस्लिम्स। सो वहाँ पे जाके तब भी आप एक डोमेस्टिक सिचुएशन को किस तरह अपने सेक्टेरियनिज़्म की ओर जाके बिल्कुल ऐसा है। कशीदा नहीं होने। तो आई थिंक ये एक बड़ा ज़्यादा सिग्नल करता है, एक अगेन यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और ये कि पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम उम्मा का एक अलमबरदार नहीं है एज अ न्यूक्लियर पावर, बल्कि वो एक पीस मेकर, रीजनल स्टेबलाइजर भी है, जो कि इंटरनेशनल टेबल्स में आया, वो गजा पीस बोर्ड का मामला हो या अभी रिसेंटली ये यूएस ईरान की वॉर हो। अब देखें, पाकिस्तान के एक और जो यूनिक बात मैं आपको बताऊँ, एक हम डीपली मिलिट्री टाइज़ भी मेंटेन करते हैं, जितनी भी गल्फ मोनार्कीज़ हैं, उसके अंदर अव्वल फ़हरिस्त पे सऊदी अरेबिया आता है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है चाइना के साथ, आपने देखा होगा एक बड़े मैसेज दुनिया को गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं बीजिंग, और हमारे फील्ड मार्शल ईरान पहुँचे, और वहाँ से व्हाइट हाउस से भी उनकी एप्रिसिएशन पोस्ट आई हैं कि उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया है। सो ये कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट भी बरकरार रखी है और वाशिंगटन के साथ-साथ टाइज़ भी इम्प्रूव किए हैं। वेरी फ्यू स्टेट्स पोजेस दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। उसके अलावा जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अगर हम सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी की बात करें, सो ना सिर्फ न्यूक्लियर के अंदर, मगर जितनी हमारी सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं, या वो मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हो, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो, और ख़ासकर हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट जिस तरह के हमने देखा ईरान के अंदर, अम, सिर्फ काइनेटिकली हमले नहीं हो रहे थे, उनके एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर आई थिंक पाकिस्तान जैसे मीडिएटर्स, और ख़ासकर वो जो कि एक एक्सपर्ट्स हैं इन डीलिंग विद अ बिल्कुल। हाइब्रिड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, तो किस तरह से हमने पीस ब्रोकर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात देखें, गल्फ में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थ्रेटन करता है। एनर्जी डिसरप्शन सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ग्रोथ को हर्ट करती है। सो डेफिनिटली पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास बैक चैनल प्रपोजल्स थे और सीज़ फायर फ्रेमवर्क्स पे भी हमने जाके ईरानियों के साथ काम किया है। सो इस बड़ी एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट अगेन मैं कहूँगी बात हुई है। लेकिन अब अच्छा इसके अंसा, साथ-साथ आपसे एक देखें, और बात भी जानेंगे।
बिल्कुल आपके जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली वो खास से जो है कनेक्टेड है आपस में, एंड इट्स होल अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट पाकिस्तान हैज़ हैंडल्ड। और हमने बिलाशुबा जैसा कि आपने कहा मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हमने मल्टीटास्किंग की है, मतलब फॉरेन अफेयर्स भी हम देखते रहे, अपने स्टांस को भी वाज़ेह करते रहे, बुनियाद मरसूस के बाद में हमने एक नैरेटिव को भी शिकस्त दी है जो कि फॉल्स फ्लैग था, उसको भी किया। फिर साथ में इतनी बड़ी जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो सालिसी की हिम्मत दिखाई है, इसके लिए भी पाकिस्तान इज़ डूइंग समथिंग extraordinary. It's so absolute, we can say it absolute cinema actually. लेकिन एक और चीज़ भी है कि इस सारे मामले में हम देखते ये हैं कि हमारी पॉलिटिकल रिजीम जो है, हमारी मिलिट्री रिजीम जो है, वो सारे हमें बहुत तवील अरसे के बाद एक सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट के अंदर दिखाई देते हैं। यानी कि इसहाक डार साहब अपने काम पर लगे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने काम पर लगे हैं, मोहसिन नकवी उनका दौरा हुआ है वॉर जोन के अंदर। अच्छा देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, वो वॉर जोन में एंटर हो रहा है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल रिजीम भी है और जो मोहसिन नकवी साहब का भी जो इसमें किरदार है, वो भी ये कि वॉर जोन में एंटर हुए। और साथ में आसिम मुनीर साहब के वहाँ पहुँचने के बाद में हमने देखा कि एक रैपिड डेवलपमेंट हुई है माहिदे के नज़दीक पहुँचने में। ये कोई सुप्रीम स्किल्स दिखाई हैं हमने डिप्लोमेसी के अंदर और मीडिएशन के अंदर। इसको आप किस तरह देखती हैं कि इन द लॉन्ग रन जब ये पीस कायम हो जाता है और ईरान अमेरिका जो है वो सेटल हो जाते हैं इस मामले के ऊपर, पाकिस्तान इस खित्ते में और ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता में भी पाकिस्तान किस तरीके से एक राइजिंग पावर के तौर पे आएगा? क्या पाकिस्तान एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका है या अपनी प्रीवियस को कंटेन करेगा? देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त अर्ज किया है। देखिए, ये यूएस ईरान की जो अब कॉन्फ्रंटेशन है ना, इट्स नो लॉन्गर ओनली अबाउट के न्यूक्लियर एनवायरनमेंट या गल्फ की सिक्योरिटी के बारे में बात। ये जो है ना एक डिफाइनिंग टेस्ट बन गया है, एक लिटमस टेस्ट बन गया है कि पावर, डेटरेंस, मीडिएशन और मल्टीपोलैरिटी किस तरह फंक्शन करेंगे इन द पोस्ट ट्रूथ एरा या पोस्ट अमेरिकन मिडिल ईस्ट के अंदर। और पाकिस्तान एक अनएक्सपेक्टेडली एक आ गया है उस सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी कि हमने लिटरली इस डिप्लोमेटिक प्लेबुक को रीइन्वेंट कर दिया है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास अब एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इस मुआहदे के बाद भी एक रिएक्टिव सिक्योरिटी स्टेट से लेके एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पिवट बन जाए। यानी कि जितने भी बिल्कुल अभी ऐसा है। आप देखें ना कि उसके अंदर गल्फ भी आ जाता है, चाइना आ जाता है, सेंट्रल एशिया आ जाता है, वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड आ जाता है। अब देखें, आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को इस मिडिल ईस्ट वाली कैटेगरी में पोजीशन किया है। ये सिर्फ नंबर्स या एक स्ट्रेटेजिक बात नहीं है। इससे देखें, कई सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे या इंटरनेशनल फोरम्स थे जहां पाकिस्तान वाज जो हाईली सैबोटाज थे इंडिया की वजह से, जहां इंडिया वक्त कोशिश कर रहा था कि अपने आप को किस तरह लॉबिंग करके आगे ला सके। लेकिन अब वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आ गई है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउटशाइन करने की। अच्छा, फ्यूचर सिनारियोज की अगर मैं बात करूं, देखिए एक चीज तो वाज़ेह है कि अब इमर्जिंग रीजनल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। सो वॉर की जो डेफिनेशन है ना, वो तो बिल्कुल एक यूनिपोलर सिक्योरिटी ऑर्डर से हम बदल के कि अब नो लॉन्गर ये बात इस तरह रही कि पहले जिस तरह एक परसेप्शन था ना कि अगर एक न्यूक्लियर डोमिनेंट या एक मिलिट्री डोमिनेंट मुल्क है जिस तरह के यूनाइटेड स्टेट्स है, वो ही मोनोपोलाइज कर सकता है किसी भी किस्म की रीजनल डिप्लोमेसी को। तो अब चाइना और रीजनल मिडिल पावर सच एज पाकिस्तान, वो उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस है। उसके बाद एक और जो हमने चेंज देखा है, देखिए मिलिटराइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी की बात। अब नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है ना जी, उसके अंदर बहुत खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चोक पॉइंट जब हमने अभी देखा, तो वहाँ बिल्कुल ऐसा है। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि मईशत की सिक्योरिटी भी आपकी अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग काइनेटिक फोर्स या एक काइनेटिक रिस्पॉन्स जवाब नहीं है। एनर्जी रूट्स आर नाउ एक्टिव बैटल स्पेसेस, जिस तरह के आपने ऑलरेडी देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में भी। अब ड्रोन्स की बात होती है, नेवल एस्कॉर्ट, साइबर वॉरफेयर, एंटी शिप मिसाइल्स। ये जो है ना पूरा जो मशरिक वुस्ता का आपने मुझसे कहा ना कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब परमानेंटली ऑल्टर हो चुका है।